हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेट इन नेट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक आप 12th जरूर खोल लीजिए। अगर आप अभी कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि एनसीईआरटी की बुक नहीं लिए है ना, तो अभी वो परचेज कर लें, तभी ये वीडियो देखें। अगर आपके पास बुक नहीं है, प्लीज़ आप लोग बुक जरूर परचेज करें। अगर हथियार नहीं रहेगा तो मार कैसे करेंगे भाई। तो आप बुक जरूर परचेज करिए। और एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो 12th वाली बुक है ना, पहले वही एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 खोलिए। चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खोलिए और उसमें आप आइए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराया जाता है? आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए कराया जाता है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा पे क्या किया जाता है। अब स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आएगा तभी तो पॉलिनेशन होगा। तो अपने अनुसार, अपने खुद के अनुसार मनुष्य क्या करता है, खुद के अनुसार चाहता है कि वो खुद अच्छे अच्छे पॉलन ग्रेन लाके यहाँ पे स्टिग्मा पे लेके आए, तो उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ही कराना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उसी प्लांट में होगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप किस प्लांट में कर सकते हैं? मोनोसियस प्लांट, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ना, उसी में आप करा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें सब इसमें दी गई हैं। ये देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छे से रीड करिए और मैं अच्छे से बता भी दूंगा। ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कराई जा सकती है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? तो आर्टिफिशियल। इसमें डिजायर, ये देखिए, अपने इच्छा अनुसार पॉलन ग्रेन को इस पे लाके कराया जा सकता है पॉलिनेशन। देखिए लिखा गया है इसमें, डिजायर्ड, इच्छा अनुसार पॉलन ग्रेन इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलिनेशन के लिए। इसको इमैसिकुलेशन और बैगिंग टेक्निक के द्वारा हासिल किया जाता है। तो भाई साहब, अगर आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो इमैसिकुलेशन और बैगिंग तो कराना ही पड़ेगा। बैगिंग मीन्स क्या होता है? बैग कर देना। मान लीजिए कोई चीज़ फ्लावर है, उसको बैग पहना देना, बैग पहना देंगे, उसको ढक देंगे पूरे से। और इमैसिकुलेशन क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ पार्ट हटा देंगे, एंथर का पार्ट हटाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं चलिए एक आपको बना देता हूँ, जैसे एक फूल बना देता हूँ। ये देखिए, ये आपका बना देता हूँ ये चीज़, ये आपका एंथर हो गया, ये एंथर हो गया। एंथर बाइलोब होता है। ये एंथर क्या, एंथर जब फटेगा ना तो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। पॉलन ग्रेन रिलीज होगा जो मेल गैमेटोफाइट होता है। अब ये देखिए, ये एक ओव्यूल बना दिएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें आपका यही तो स्टिग्मा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा। अगर आप ये क्या है, अगर आप एंथर को रिमूव कट नहीं करेंगे तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन निकला यहाँ से और यहाँ पे स्टिग्मा पे चला जाएगा, तो नेचुरल पॉलिनेशन हो जाएगा ना। तो फिर कहाँ पे आर्टिफिशियल हुआ? तो आर्टिफिशियल में इमैसिकुलेशन करेंगे। इमैसिकुलेशन में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ एंथर को। ये देखिए, बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसमें स्टिग्मा भी है और इसमें एंथर भी है। एंथर क्या होता है? एंथर आप लोग जान ही रहे होंगे, एंथर मेल पार्ट होता है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है। तो ये चीज़ होता है। तो इमैसिकुलेशन करके पहले एंथर के पार्ट को हटा देंगे और इसमें अपने अनुसार पॉलन ग्रेन लाएंगे, फिर उसके बाद बैगिंग कर देंगे। तो इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कितने चीज़ें करते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट जो करेंगे वो इमैसिकुलेशन करेंगे, EMASCU इमैसिकुलेशन करेंगे। और सेकंड वाला क्या करेंगे? सेकंड पे करेंगे बैगिंग करेंगे, BAGGING करेंगे, बैगिंग करेंगे। और थर्ड पे क्या करेंगे? डस्टिंग करेंगे, जो पॉलन ग्रेन होगा उसका छिड़काव करेंगे, DUSTING डस्टिंग करेंगे। और फोर्थ नंबर वाला क्या करेंगे? फोर्थ नंबर वाला रीबैगिंग, फिर दोबारा एक बार बैगिंग करेंगे। क्योंकि बैगिंग इसलिए करेंगे, तुरंत इमैसिकुलेशन के बाद बैगिंग इसलिए करेंगे क्योंकि स्टिग्मा जो होता है, फ्लावर का स्टिग्मा जो होता है, वो रिसेप्टेबल हो जाए, मैच्योर हो जाए। फिर उसके बाद उस पर पॉलन लाएंगे, फिर डस्टिंग करेंगे, फिर इसको बैग को हटाएंगे, फिर डस्ट करेंगे, फिर रीबैग कर देंगे, REBAGGING, फिर दोबारा बैगिंग कर देंगे। ये 4 टेक्निक करते हैं। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि ये जो बैगिंग हो गया, डस्टिंग हो गया, रीबैगिंग हो गया और इमैसिकुलेशन हो गया, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट में ये चारों टेक्निक में क्या नहीं करते? तो बाइसेक्सुअल प्लांट में तो ये चारों चीजें करेंगे, 1 2 3 4 चारों स्टेप करेंगे। लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट रहेगा तो उसमें एंथर तो रहेगा नहीं, तो एंथर रहेगा नहीं तो उसमें इमैसिकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिसेक्सुअल
यूनिसेक्सुअल प्लांट में इस चारों टेक्निक में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो ये चारों टेक्निक की जाती है उसमें कौन सा यूनिसेक्सुअल प्लांट में नहीं होगा, तो इमैसिकुलेशन वाला नहीं किया जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये देखिए इमैसिकुलेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि इमैसिकुलेशन का मतलब क्या होता है। रिमूवल होता है एंथर्स का बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, बर्ड से फीमेल पेरेंट्स के एंथर डिहाइसन से पहले जो ये आपका होता नहीं है, ये क्या हो गया, ये एंथर है। एंथर के फटने से पहले इसको कट कर देना एंथर को, इसी को कहते हैं इमैसिकुलेशन। इमैसिकुलेटेड फ्लावर को कवर करते हैं सुटेबल बैग से ताकि वो स्टिग्मा के अनवांटेड पॉलन को कंटामिनेशन को रोक सके। अगर भाई उसको ढकेंगे नहीं, मान लीजिए एंथर को यहाँ से काट दिए, इमैसिकुलेट कर दिए, लेकिन जो आपका ये स्टिग्मा है ना, अब स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा को अगर ढकेंगे नहीं पूरे फ्लावर को तो यहाँ दूसरे बाहर से आके पॉलन ग्रेन यहाँ इस पे आ जाएगा ना, और अपने अनुसार कराना है तो उसी लिए ढकते हैं, अनवांटेड पॉलन को कंटामिनेशन को रोक सकें। इसे बैगिंग कहते हैं। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव ग्रहण करती है, जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है रिसेप्टिव के लिए ग्रहण करती है, तब मैच्योर पॉलन ग्रेन लेके आएंगे, स्टिग्मा पर गिरा देंगे, छिड़काव कर देंगे, डस्टिंग कर देंगे। उसके बाद फूलों को फिर दोबारा रीबैक कर दिया जाता है, दोबारा ढक देते हैं और अलाउ किया जाता है नए फल फ्रूट बनने के लिए। जब ढक देंगे कुछ समय बाद वहाँ पे फ्रूट बन जाएगा, तो वही तो मुझे फ्रूट ही बनाना था। नेक्स्ट देखिए, इफ फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कोई भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तब इमैसिकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फीमेल फ्लावर्स बर्ड को बैग किया जाता है और फ्लावर्स के खुलने से पहले रिसेप्टिव बनने पर स्टिग्मा का पॉलिनेशन कराया जाता है ताकि डिजायर पॉलन को मिले और फ्लावर्स को रिबैक कर दिया जाता है। वही घटना जो मैंने बताया था, तीनों घटना कराई जाएंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, लेकिन यह इमैसिकुलेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब डबल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो में एकदम डबल फर्टिलाइजेशन को खोल के रख दिया था, तो डबल फर्टिलाइजेशन की वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा 100%। प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। नहीं देखेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, आप ही का नुकसान होने वाला है, तो देखेंगे, जो स्टूडेंट देखेंगे उनका तो मज़ा आ जाएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अभी इस वीडियो के बाद ना मैं क्या करूँगा ना, करा दूँगा एक क्या चीज़ है, क्वेश्चन करा दूंगा 100 क्वेश्चन, लगभग 60-70 क्वेश्चन करा दूंगा, तो क्वेश्चन आपके निकलने भी चाहिए ना। चलिए देखते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैंने अच्छे से देख लिया। इट इज़ द प्रोसेस इन व्हिच ओनली डिजायर पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में भी हम लोग देख ले रहे हैं। ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ओनली वन डिजायर पॉलन ग्रेन आर इंट्रोड्यूस टू स्टिग्मा थ्रू पॉलिनेशन। दी हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड पॉलन रिजेक्टेड इन सेफ टाइम। क्यों कराया जाता है ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आ जाएं। जैसे देखिए ये एंथर, ये फिलामेंट, ये स्टिग्मा, ये फ्लावर का सब चीज़ है। इमैसिकुलेट चलिए देख लीजिए कैसे करते हैं। इमैसिकुलेट में स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है, फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर बाइलोब होता है, ये स्टिग्मा आपका हो गया। अब ये एंथर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ये देखिए ये आप कैंची से कट कर रहे हैं, देखिए इधर ये एंथर को रिमूव कर दिया गया, कैंची से कट कर दिया गया, एंथर को रिमूव किया गया, और ये आपका क्या है, स्टिग्मा है, और पॉलन ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यहाँ से पॉलन आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा स्टिग्मा पे, क्योंकि यहाँ से आपका एंथर तो रिमूव कर दिया गया है। यही वाला एंथर है जो ये पीला वाला देखिए ऐसे दिख रहा है, यही तो एंथर है। तो एंथर को तो रिमूव कर दिया गया, तो बाहर से आपको पॉलन लाना पड़ेगा। ये देखिए डबल फर्टिलाइजेशन की कहानी लिखी गई है। द प्रोसेस इन व्हिच बोथ मेल गैमीट आर यूटिलाइज्ड, वन मेल गैमीट फ्यूज विथ एग, एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा तो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। अनदर मेल गैमीट, एक दूसरा मेल गैमीट फ्यूज विथ डिप्लॉयड सेकेंडरी, जो सेंट्रल सेल होती है, डबल न्यूक्लियाई होती है, उसके साथ फ्यूज करके ट्रिपल प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि दो बार फर्टिलाइज, एक बार एग के साथ दो मेल गैमीट पॉलन ट्यूब थ्रू आएगा, एक फर्स्ट मेल गैमीट जो होता है वो जाके एग से फर्टिलाइज करेगा, और सेकेंडरी मेल गैमीट जो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा। तो वही सब कारण मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था, इस वीडियो में भी बता ही दिया हूँ।
डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट प्लांट में होता है, किस में होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो नोआस्चिन ने। नोआस्चिन एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने सन देख लीजिए दिया गया 1898 में। और अगर एक आपको ये किस प्लांट की बात करेंगे कि किस प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन को कराए थे, तो लिलियम एंड ये देख लीजिए फ्रिटिलैरिया स्पीसीज, एक लिलियम प्लांट है और फ्रिटिलैरिया स्पीसीज में। नेक्स्ट देखिए ये चीज क्वेश्चन आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी घटना होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ये देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान आपका इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। मैंने पिछले वीडियो में सब चीज़ें कवर की है, इस वीडियो में भी कवर कर रहा हूँ। ये देखिए अब आपको ये अगर आप अच्छे से देख लेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया एकदम अच्छे से आपको समझाते हैं हम। अब ये आपका एक है क्या ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक, ये आप एम्ब्रियो सैक देख लीजिए। एम्ब्रियो सैक ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजा एंड है। चलाजा एंड पे 3 एंटीपोडल सेल होती है। ये देख लीजिए 1 2 3 एंटीपोडल सेल है और इसमें देख लीजिए 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ये सेंट्रल सेल इसी को बोलते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, एक सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। ये चीज हो गया। एक देख लीजिए आपका एग है, ये एग हो गया। ये आपका सिनर्जिड सेल है। कितनी सिनर्जिड सेल होती हैं? 2 सिनर्जिड सेल होती हैं। और कितने एंटीपोडल सेल होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। कितने एग होते हैं? 1 एग होते हैं। ये देखिए अब आपका ये देखिए पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, ये देखिए पोलन ट्यूब है। आपको पोलन ग्रेन 2 पोलन ग्रेन आपको लेके आती है, कैरी करती है एक पोलन ट्यूब, स्पर्म इसको बोल सकते हैं। और ये आपका ओवरी है, ये ओव्यूल है और ये एम्ब्रियो सैक है पूरा और ये एग है। तो अब ये देखिए, ये आप देखिए पोलन ट्यूब, यही पोलन ट्यूब जो आपका बना है, ये पोलन ट्यूब जा रहा है 2 मेल गैमेट्स को लेके। अब 2 मेल गैमेट्स को लेके एक मेल गैमेट्स फ्यूज होगा एग सेल के साथ और सेकेंडरी जो मेल गैमेट होगा ये फ्यूज देखिए हो रहा है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और ये जब एग के साथ फ्यूज होगा फर्स्ट मेल गैमेट तो उसको सिंगाइमी बोलेंगे, जिसको जाइगोट बनता है। और इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं? जब पोलर न्यूक्लियाई से बोलता है फ्यूज होगा, क्योंकि एक मेल गैमेट्स के पास एक न्यूक्लियस और इसके पास एक न्यूक्लियस, इसके पास एक न्यूक्लियस, तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो जाता है, तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं इसीलिए। तो इस घटना को देखिए, यहाँ पे जाइगोट बना और यहाँ पे जब 3 न्यूक्लियस हो गया तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बन जाता है। अब इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये देखिए अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया ही होगा। और नहीं आया होगा तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके फिर दोबारा देखिए ना, तिबारा देखिए, 4-5 बार देखिए, समझ में आएगा क्यों नहीं। ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन के कुछ सिग्निफिकेंस दिए गए हैं। इट गिव्स स्टिमुलस टू बी प्लांट ड्यू टू व्हिच ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। ये देखिए ओवरी किसमें बनेगी? ओवरी से फ्रूट बन जाएगा और ओव्यूल से सीड बन जाएगा। ये चीज लिखा गया है। नेक्स्ट में देखिए इट रिस्टोर, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो घबराइए नहीं, मैं तो पढ़ भी रहा हूँ ना। तो रिस्टोर द डिप्लॉयड कंडीशन, फ्यूजन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। यही सब घटना लिखी गई है यहाँ पे। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस व्हिच डेवलप इनटू इंडोस्पर्म। ये सब हो गया, मैंने अच्छे से बता ही दिया हूँ। तो चलिए डबल फर्टिलाइजेशन की घटना यहाँ से पढ़ लेते हैं और वो भी हिंदी में, और आपका एकदम 100% क्लियर भी होना चाहिए। किसी भी एक सिनर्जिड में इंटर करने के बाद पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करती है। सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में मैंने बताया था एक मेल गैमेट्स मूव करता है एग सेल की तरफ और फ्यूज होता है और उसके न्यूक्लियस सिंगाइमी बोलते हैं। ये सिंगाइमी में क्या होता है? ये जाइगोट बनाता है। डिप्लॉयड सेल, जाइगोट क्या होता है? 2 नहीं होता है, डिप्लॉयड होता है, मैंने काफी बार बताया है। दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई की ओर से लोकेट होता है और सेंट्रल सेल में और फ्यूज होता है तथा एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है।
क्योंकि ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के फ्यूजन को शामिल करता है, अतः ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। मैंने बताया था एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस और 2 सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस होते हैं। ये देखिए ये मैच्योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ये सब घटना है। तो ये जाइगोट से क्या बनेगा, मैच्योर क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ये देखिए लिखा भी गया है कि फर्स्ट आपका है फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। शो क्या कर रहा है, जाइगोट प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस शो कर रहा है। स्टेज एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, मैच्योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकाट में। तो ये सब मैच्योर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के जो ये सब फेज दी गई हैं, ये क्या दिया गया है, ये प्रो एम्ब्रियो दिया गया है। ये सब घटना ऐसे घटना सब दी गई हैं, ये सब बनाई गई है। जैसे ये क्या बना है, प्रो एम्ब्रियो बनाया गया है, प्रो एम्ब्रियो के बाद ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाया गया है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाया गया है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो में चेंज होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इसमें 2 तरह के फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने तरीके से फ्यूजन होता है, 2 तरीके से, एक सिंगैमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। एम्ब्रियो सैक में अतः ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सही चीज़ें हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, एक सिंगैमी, एक ट्रिपल फ्यूजन। ये एक ऐसा इवेंट होता है जो फ्लावरिंग प्लांट में यूनिक होता है। फ्लावरिंग प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये देखिए सेंट्रल सेल जो होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल पीईसी में पीईएन होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, बनाती है और इंडोस्पर्म में डेवलप होता है। पीएन किस में डेवलप होता है, इंडोस्पर्म में। अब इंडोस्पर्म जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो ये चीज़ हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो घटना है वो देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज़ होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ें डिस्कस की थी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट जो पिछले वीडियो में मैंने देखा था ना, वो खुद की नोट थी, मेरा ही बनाया हुआ हाथ का खुद ही नोट था, तो इसलिए उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। इसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये देखिए इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट ओव्यूल्स का सीड में। ये देखिए ओव्यूल्स चेंज होगा किसमें, सीड में, और ओवरी किसमें चेंज होगा, फ्रूट में। यही इसमें चीज़ देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओव्यूल्स चेंज होगा सीड में और ओवरी चेंज होगी फ्रूट में। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की घटना है। जैसे देखिए इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बार बार डिवाइड होती रहती हैं और एक ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाती हैं। इंडोस्पर्म सेल्स फूड मटेरियल से भरे रहते हैं और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन की तरह इस्तेमाल होते हैं। जो इंडोस्पर्म होते हैं, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तब इंडोस्पर्म फूड की तरह यूज कर लिए जाते हैं, तभी तो नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस होते हैं, मैंने जो बताया भी था। इन प्लांट फर्टिलाइजेशन डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट इज डेवलप इनटू डिप्लॉयड जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीरीज ऑफ इवेंट अकर इन द जाइगोट टू डेवलप इनटू द सीड। लेट अस टेक एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सब चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ। इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो घटना होती है ये देख लीजिए, जो मैंने अभी बताया था। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में फॉर्म होता है, इंडोस्पर्म बनाता है और यग से जाइगोट बनते हैं 2n, और जाइगोट चेंज होता है एम्ब्रियो में और ओव्यूल्स चेंज होता है सीड में और ओवरी चेंज होती है फ्रूट में। ये सब चीज़ें मैं अच्छे से कर चुका हूँ। नेक्स्ट ये चीज़ें ये आप ऐसे बना भी सकते हैं। अगर आप ऐसे बना लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। ये देखिए पार्ट ऑफ बिफोर, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, और ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज़ ट्रांसफ़र होता है किस में, तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो होता है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, यूजुअली विदर एंड फॉल ऑफ, ये सब गिर जाती हैं। ओवरी किस में चेंज होता है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के पहले ओवरी रहता है, जब फर्टिलाइज के बाद फ्रूट में चेंज हो जाता है। ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड में चेंज होगा, यग जाइगोट में चेंज होगा। और ये देखिए फ्यूनिकल किस में चेंज होगा, स्टाल्क ऑफ द सीड में, और माइक्रोपाइल जो ओव्यूल्स में माइक्रोपाइल होगा वो माइक्रोपाइल ऑफ द सीड से, मैंने बताया नहीं था कि माइक्रोपाइल दोनों में रहेगा, ओव्यूल्स में और सीड में। ओव्यूल्स में जो माइक्रोपाइल्स एक छोटा सा क्या होता है, छोटा सा स्पोर, मतलब एक ऐसे
जैसे क्षेत्र छोटा सा होता है, इसी के थ्रू ओव्यूल्स में क्या जो आपका बताया था पॉलन ट्यूब एंट्री करता है, और माइक्रोफाइल जो सीड में होता है उसके थ्रू फैसिलिटेट ऑक्सीजन एंड वाटर इनटेक करेगा, जिससे सीड जर्मिनेट करेगा। ये देख लीजिए फर्टिलाइजेशन के पहले न्यूक्लियस चेंज होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर स्पर्म में, ये ओव्यूल्स का ही कंडीशन है। आउटर इंटीगुमेंट ऑफ ओव्यूल चेंज होगा टेस्टा, आउटर सीड कोट को क्या कहेंगे, टेस्टा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि आउटर सीड कोट को क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। इनर इंटीगुमेंट, ये देखिए इनर इंटीगुमेंट जो सीड कोट होता है उसको टेगमन कहते हैं, आउटर को टेस्टा कहते हैं, और इनर इंटीगुमेंट चेंज हो जाता है टेगमन में, इनर सीड कोट कहते हैं। और सिनर्जिड सेल क्या होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सिनर्जिड की सेल जो होती है वो क्या होती हैं, सिनर्जिड की सेल नष्ट हो जाती हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस चेंज होता है एंडोस्पर्म में, और एंटीपोडल सेल क्या होती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं। तो एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल जो होती हैं दोनों क्या हो जाती हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं। मैंने काफ़ी बार ये सब चीज़ें कर भी ली हैं। कॉमन इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, पीएन में बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं जो फ्री न्यूक्लियाई को उत्पन्न करते हैं। यह स्टेज कहलाती है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियाई की संख्या अलग अलग होती है। ये देखिए नारियल वाला वो कहानी आ गया, इसमें सेलुलर इंडोस्पर्म बनता है सेल वॉल फॉर्मेशन के कारण। नारियल का पानी जो होता है एक फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, और वो हजारों न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम लोग नारियल का पानी पीते हैं क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। और उसकी बाहरी जब कच्चा नारियल जो पानी निकालते हैं उसमें आप व्हाइट कवरिंग भी देखते हैं, वो भी काफ़ी लोग खाते भी हैं। तो वो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है ना, वो देखिए वो उसकी बाहरी सफ़ेद, उसको कर्नेल सेलुलर इंडोस्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो बनता है माइक्रोपाइलर एंड में एम्ब्रियोसैक के, जहां पर जाइगोट स्थित होता है। कई जाइगोट तब डिवाइड होते हैं जब कुछ मात्रा में इंडोस्पर्म बन जाता है। यह एक एडाप्टेशन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का बढ़ते हुए एम्ब्रियो को क्या इंडोस्पर्म जो होता है वो भोजन प्रोवाइड करता है। हालांकि बीज जो सीड होते हैं अलग होते हैं, फिर भी एम्ब्रियोजेनी मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ईयरली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक जैसी होती है। मोनिकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स में जाइगोट उत्पन्न करता है प्रो एम्ब्रियो, और बाद में ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। मैंने अभी उसके ऊपर फिगर के माध्यम से डिस्कस भी किया था। ये देखिए डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन्स होते हैं। जो पैरोटिड एम्ब्रियोनल एक्सिस को कोटिलिडन्स से ऊपर होते हैं उसे इपिकोटाइल, जो ऊपर होते हैं उसको इपिकोटाइल, जो नीचे होते हैं उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। ये देखिए सिलिंड्रिकल पोर्शन कोटिलिडन्स के नीचे होता है उसको हाइपोकोटाइल भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने तो कवर किया था। जो टर्मिनेट होती हैं रेडिकल में रूट टिप कवर्ड रहती हैं रूट कैप से। मोनोकोटिलिडन्स एम्ब्रियो, इसमें केवल एक कोटिलिडन्स होता है। मोनोकोटिलिडन्स में कोटिलिडन्स कितने होते हैं, एक होते हैं। ग्रास फैमिली में कोटिलिडन्स कहलाते हैं स्केटुलम। अब स्केटुलम क्या होता है, स्केटुलम जो होती है ये स्टेम होता है, तना होता है। मैंने काफ़ी बार बताया था कि सिंगल कोटिलिडन्स मोनोकाट में होता है, और ये स्केटुलम जो होती है ये स्टेम होती है, और ये प्रोटेक्टिव स्टेम होती है ना, जो प्रोटेक्ट करती है। तो ये चीज़ हो जाएगा, कोटिलिडन्स को ये प्रोटेक्ट करती है। ये देखिए लेटरल एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके लोअर एंड में एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होती है। नेक्स्ट रेडिकल होती है और रूट कैप होती है जो कोलियोराइजा। ये देखिए कोलियोराइजा एक अनडिफरेंशिएटेड शीट। कोलियोराइजा क्या चीज़ होती है, जो ये कोलियोराइजा होती है ना, ये आउटर कवरिंग जो ये रेडिकल होती है ना इसको कवर करती है, आउटर कवरिंग होती है। अनडिफरेंशिएटेड शीट एकदम लिखा गया है कि अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है। तो ये चीज़ आउटर कवरिंग ऑफ रेडिकल अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन जो स्केटुलम क्या है, स्केटुलम मैंने बताया था ये स्टेम होता है कि अटैचमेंट के लेवल के ऊपर होता है, इपिकोटाइल कहलाता है। इसमें एक शूट अपेक्स और कुछ लीफ प्रीमोर्डिया होती है जो इनक्लोज होती है कोलियोप्टाइल से। कोलियोप्टाइल क्या होती है, एक खोखला पोर्शन होता है। कोलियोप्टाइल हालो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो सूट की तरह होता है। एक हालो फॉलिकल स्ट्रक्चर होता है जो सूट की तरह होता है, स्टेम की तरह नहीं, सूट की तरह। तो चलिए हम अब देख लेते हैं सीड।
बीज भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, सीड को भी फिनिश करते हैं क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीड भी काफ़ी बार क्वेश्चन, सीड से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप पहले यही जान लीजिए कि सीड की स्टडी को क्या कहते हैं। सीड की स्टडी को कहते हैं स्पर्मोलॉजी कहते हैं, SPER स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सीड की स्टडी को क्या कहते हैं, तो स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ये देखिए, बीज एक फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो सीड होता है। ये फर्टिलाइज ओव्यूल्स होते हैं। फर्टिलाइज ओव्यूल्स को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। इसमें होते हैं, सीड में क्या क्या होते हैं, सीड कोट होता है, कॉटिलिडन्स होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं। कॉटिलिडन्स बहुत सिंपल, ज़्यादातर मोटे और फूले रहते हैं, फूड स्टोर करते हैं एज इन लेग्यूम्स में। ये देखिए, मैच्योर सीड या तो नॉन एल्ब्यूमिनस फिर या तो एल्ब्यूमिनस होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसके एग्जाम्पल और अच्छे से कराया भी था, इस वीडियो में भी कराएंगे। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में कोई रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में जब सीड बनता है तो उसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, तभी तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है। पूरी तरह से कंज्यूम होता है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, जैसे पी, ग्राउंडनट और बीन और एक आप मोनोकाट, ये सब क्या है, डाइकाट है। मोनोकाट का एग्जाम्पल ऑर्किड आप लिख सकते हैं, जिसमें नॉन एल्ब्यूमिनस में आता है। एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, एंडोस्पर्म का एक हिस्सा बच जाता है क्योंकि पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होता एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान। उदाहरण व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट एंड सनफ्लावर। ये सब एग्जाम्पल एकदम रटा होना चाहिए भाई साहब। एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस से ये सब रटा होना चाहिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं। ओकेजनली कभी कभी कुछ बीजों जैसे ब्लैक पेपर हो गया, काली मिर्च, बीट, चुकंदर हो गया, में न्यूक्लियस के अवशेष रिमेनेंट होते हैं, जिसको पेरिस्पर्म कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जो रेमिनेंट कुछ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या है, ये फूड होता है जो प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपमेंट एम्ब्रियो को। तो ये ब्लैक पेपर और बीट में क्या होता है, पेरिस्पर्म। यही न्यूक्लियस चेंज हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिस्पर्म में। तो ये चीज़ कहानी सब वही है। पेरिस्पर्म इंटेगुमेंट ओव्यूल्स, इंटेगुमेंट ओव्यूल की बहुत हार्ड होती है, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट के रूप में। इसमें छोटा पोर्स माइक्रोपाइल होता है जिसमें ऑक्सीजन और पानी इंटर करता है। जो सीड में होता है माइक्रोपाइल, यही जर्मिनेशन के दौरान हेल्प करता है क्योंकि ऑक्सीजन और पानी इंटर करता है माइक्रोपाइल के थ्रू। जैसे ही सीड मैच्योर हो जाता है उसमें पानी का कंटेंट कम हो जाता है और सीड सूख जाते हैं। सूखे हुए सीड में 10 से 15% मॉइस्चर बाई मास का होता है, जो जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की, और वो कम हो जाती है। एम्ब्रियो इंटर करता है इनएक्टिविटी, डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होती है, सुसुप्त अवस्था को कहते हैं। इसमें इनएक्टिव जो सीड होता है वो सुसुप्त हो जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, इनएक्टिविटी मोमेंट शो करता है। अगर फेवरेबल कंडीशन, फिर मान लीजिए डॉर्मेंसी अवस्था में किसी सीड को छोड़ दिया गया है और उसको फेवरेबल कंडीशन दे दिया जाए। फेवरेबल कंडीशन मीन्स उसको अनएडिक्वेट मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया जाए, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया जाए और सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल पानी, मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाए, ऑक्सीजन और टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए, तो जो सुसुप्त अवस्था में सीड चला गया है डॉर्मेंसी में, वो सीड पुनः जर्मिनेट करने लगेगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग फ्रूट के बारे में भी देख लेते हैं, और फ्रूट से भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो काफ़ी बार फूड और फ्रूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर एंडोस्पर्म। तो ऐसे ऐसे कहानी सब चलती रहती हैं। और आप एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में पहले एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म लिख लीजिए। एंडोस्पर्म से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, EMBRYO, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा, OVULE, ओव्यूल बनेगा। ओव्यूल के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा। ओव्यूल्स किस में चेंज होगा, सीड चेंज होगा। और सीड के बाद क्या बनेगा, ओवरी बनेगा, OVARY, ओवरी बनेगा। और ओवरी के बाद आपका क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। और हम लोग फ्रूट पढ़ भी रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। चलिए फ्रूट पढ़ लेते हैं। ओवरी डेवलप किस में होती है, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। ओवल्स का सीड में और ओवरी का फ्रूट में परिवर्तन होना। जो वाल होते हैं ओवरी की, वो डेवलप होती है पेरिकार्प। वाल, फ्रूट की वाल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ये देखिए। अब नेक्स्ट फ्रूट,
फ्रूट, रसीले फ्रूट कौन कौन से होते हैं? गावा, ऑरेंज और मैंगो। और सूखा फ्रूट कौन सा आता है? मूंगफली, मस्टर्ड। ये सब चीज़ें आप अच्छे से पूरा कवर किए हैं और पिछले वीडियो में ये भी चीज़ें सब कवर किए थे। फॉल्स फ्रूट ये सब बताए थे कि ट्रू फ्रूट्स कौन होती हैं और फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, इस वीडियो में देख ही रहे हैं। और कई फलों में डिस्पर्जल सीड की मैकेनिज्म होती है। फल दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स। कई पौधों में फल डेवलप होता है केवल ओवरी से। अगर ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट, फल का डेवलपमेंट होगा तो उसको ट्रू फ्रूट्स कहेंगे, और बाकी पार्ट डिजेनरेट होते हैं और गिर जाते हैं, वो ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? जो किसी ओवरी के अलावा और किसी भी फ्लावर्स के पार्ट से डेवलप अगर फ्रूट्स हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फॉल्स फ्रूट कहेंगे। इसमें थायरनेस का भी योगदान होता है फल बनाने में। जैसे देखिए, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल दिया गया है, एप्पल दिया गया है, स्ट्रॉबेरी दिया गया है और काजू, कैसू। तो ये आप 3 एग्जांपल एकदम रटे एकदम होने चाहिए। कुछ स्पीसीज में फ्रूट डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइज के, ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब ये पार्थिनोकार्पिक है, ना कि हम लोग पार्थिनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, पार्थिनोकार्पिक पढ़ रहे हैं। अच्छे से देखिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्थिनोकार्पिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्थिनोकार्पिक, ना कि पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन भी उसमें होता है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और कार्पे मीन्स फ्रूट होता है। तो पार्थिनो मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा, तो उसको पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ें चलिए हम लोग देख लेते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होती है? मैंने बता दिया कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होती है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था ना कि इसमें देखिए बनाना कहाँ पे दिया गया है। ये देखिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। उदाहरण केला, ये देखिए डेवलप होती है बिना फर्टिलाइजेशन के। कुछ स्पीसीज में फ्रूट डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। इंड्यूज हो सकती है एप्लीकेशन, तो ये बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। उदाहरण केला, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल बनाना दिया गया है। तो ये रट लीजिए, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सी होती है? तो बनाना होती है। जो बनाना में क्या नहीं होता? सीड नहीं होता, सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं। और कुछ पार्थिनोकार्पिक और होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूज बाय हार्मोन के थ्रू, हार्मोन जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन एसिड मार के, और कोई पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाई जा रही है तो उसको भी तो पार्थिनोकार्पिक कहेंगे, लेकिन ये नेचुरली होती है बनाना। जैसे आगे लिखा गया, पार्थिनोकार्पिक इंड्यूज हो सकती है एप्लीकेशन के क्या करके? ग्रोथ हार्मोन को। जैसे ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिए, ऑक्सिन होती है एंड जिब्रेलिन होती है, GIBBRELIN, जिब्रेलिन हार्मोन। ये प्लांट हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, के द्वारा ऐसे फल बिना बीजों के होते हैं तो बनाए जाते हैं ये सब चीज़ें। एडवांटेज क्या होते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं? सीड के पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट होते हैं पानी से। सीड फार्मेशन ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है इस पर। सीड में ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती है डिस्पर्स करने के लिए न्यू हैबिटाट में, और मदद करती है स्पीसीज को कॉलोनाइज करने में दूसरे एरिया में। उनके पास फूड रिजर्व होता है और यंग सेडलिंग को पोषण देता है जब तक कि वो कैपेबल नहीं होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। हार्ड सीड कोट यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होने की वजह से न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को जनरेट करती है और वेरिएशन को लाने के लिए। ये देखिए डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी मैच्योर सीड में क्रूशियल होती है। सीड के स्टोरेज के लिए ये खाने की तरह इस्तेमाल होते हैं और पूरे साल और नई फसल भी उगाते हैं अगले मौसम में। वाइबिलिटी ऑफ सीड, सीड की वाइबिलिटी मतलब कितना समय तक वो रहेगा, उसकी लाइफ स्पान मतलब वो जिंदा रहेगा, मतलब सीड बाद में जर्मिनेट हो जाए ऐसा नहीं। तो वाइबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्जर, मान लीजिए आफ्टर डिस्पर्जर के बाद वाइबिलिटी सीड की देख लेते हैं। कुछ स्पीसीज में बीज अपनी वाइबिलिटी को खो देते हैं केवल कुछ महीनों में ही, और कुछ बीज कई सारी स्पीसीज के जिंदा रहते हैं कई सालों तक। एक बार क्वेश्चन और नहीं काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ल्यूपिनस आर्किटिकस, ल्यूपिन ल्यूपाइनस, ये देख लीजिए ल्यूपिन ल्यूपाइनस आर्किटिकस, कुछ बीज जिंदा रहते हैं सैकड़ों सालों तक। सबसे पुराना सीड कौन सा है? ल्यूपिन ल्यूपाइनस, जो आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था, 10 साल पुराना। तो 10 साल पुराना इसमें आर्कटिक टुंड्रा से ल्यूपिन ल्यूपाइनस है, यही नाम याद कर लीजिए ल्यूपिन ल्यूपाइनस आर्किटिकस, ये 10 साल पुराना सीड है।
कि डॉर्मेंसी के बाद भी इसके सीड में जर्मिनेशन हुआ, फ्लावरिंग हुई थी। तो ये आप ल्यूपिन ल्यूपाइनस से याद कर लीजिए, 10 साल पुराना था। और 2 साल पुराना कौन सा सीड निकाला गया था? डेट पाम, फोनिक्स डिक्टिलीफेरा। तो ये भी याद कर लीजिए, फोनिक्स डिक्टिलीफेरा को 2 साल तक 2 साल पहले पड़ा था बीज, फिर निकाला गया। और 10 साल वाला ये है, तो ये पुराना सबसे ज़्यादा है, 10 साल पुराना था। का डिस्कवर्ड हुआ था ये जो फोनिक्स डिक्टिलीफेरा जो हुआ था, ये आर्कियोलॉजिकल एक जगह है, वहाँ से खुदाई के दौरान किंग हीरोल्ड प्लेस एक है, वहाँ से डेड सी के पास मिला था। नेक्स्ट एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रियोनी क्या चीज़ है, ये देख लीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी दोनों एकदम ध्यान से देखिए, एपोमिक्सिस भी और पॉलीइम्ब्रियोनी दो चीज़। एपोमिक्सिस क्या होती है? एपोमिक्सिस सीड का बिना फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस एक क्रिया है, उसके द्वारा सीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। और विदाउट बिना फर्टिलाइजेशन के सीड के बनने को एपोमिक्सिस कहते हैं। ये देखिए, एपोमिक्सिस सीड का बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्शन होता है। उदाहरण जैसे कुछ स्पीसीज जैसे एस्टेसी आप जान भी रहे होंगे। और एस्टेसी क्या चीज़ है? एस्टेसी सनफ्लावर की फैमिली है। और जो एक था ना ग्रासेस की फैमिली, पोएसी फैमिली। तो एस्टेसी और घास की फैमिली क्या होती है? पोएसी होती है। तो ये दोनों फैमिली में एपोमिक्सिस सीड बनाए जाते हैं। एपोमिक्सिस एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो नकल मिमिक्स करता है, MIMICS मिमिक्स करता है, नकल करता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो लगेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना है एपोमिक्सिस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप पहले ये जानिए। एपोमिक्सिस में सीड बनाया जाता है बिना फर्टिलाइजेशन में। और दो चीज़ ये याद करिए, इस पर चीज़ एस्टेसी किसकी है? सनफ्लावर की फैमिली की है। और घास है जिसकी फैमिली है पोएसी। तो ये दो चीज़ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। कुछ स्पीसीज में डिप्लॉयड एग सेल बनती हैं बिना रिडक्शन डिवीजन के, और बनता है एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के। ये एपोमिक्टिक मीन्स गड़बड़ जो होता है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाएगा और बिना रिडक्शन डिवीजन के डिप्लॉयड एग सेल बन जाएंगे। तो ये चीज़ कुछ स्पीसीज में उदाहरण जैसे सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, वैरायटी और न्यूसरस सेल एम्ब्रियो सैक को घेरती हैं और प्रोट्रूड करके वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं। ऐसे स्पीसीज में हर ओव्यूल्स में कई एम्ब्रियो होते हैं। एक ओव्यूल्स में कई एम्ब्रियो होते हैं। एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का मौजूद होना सीड में पॉलीइम्ब्रियोनी कहलाता है। तो ये भी चीज़ जान गए होंगे कि पॉलीइम्ब्रियोनी क्या होता है। पॉलीइम्ब्रियोनी ऐसे देख लीजिए, चलिए मैं अच्छे से समझाता हूँ इसको। पॉलीइम्ब्रियोनी ऊपर करिए। पॉलीइम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स क्या होगा? पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, एक से ज़्यादा मेनी हो गया। अब एम्ब्रियोनी मीन्स होता है एम्ब्रियो होता है EMBRYO, एम्ब्रियो हो गया। अब ओव्यूल्स का सीड, ओव्यूल्स से क्या बनेगा? OVULE, ओव्यूल्स सीड, ओव्यूल सीड में चेंज होगा। अब क्या? प्रेजेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, एक सीड में मान लीजिए एक सीड है ये, अब इसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंट होगा, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होंगे, तो उसी को क्या कहेंगे? पॉलीइम्ब्रियोनी कहेंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें लिखी गई है, पॉलीइम्ब्रियोनी कहलाता है। अब हम लोग पॉलीइम्ब्रियोनी की कुछ घटना भी होती है। चलिए हम लोग कुछ पॉलीइम्ब्रियोनी की और क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीइम्ब्रियोनी के टाइप, सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी होती है, क्लीवेज पॉलीइम्ब्रियोनी होती है और एडवेंटेटिव पॉलीइम्ब्रियोनी होती है। तो यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं कि सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी, SIMPLE, सिंपल POLY, पॉली EMBRYONY, सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी। सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी में जैसे एग हो गया, ये एग हो गया और स्पर्म से फ्यूज करेगा, SPERM स्पर्म से फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, ZYGOTE जाइगोट करके, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना लेगा, EMBRYO एम्ब्रियो बना लेगा। अब फिर यग क्या करेगा? नेक्स्ट यग जो होगा ये स्पर्म से फ्यूज करेगा और जाइगोट से क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये चीज़ घटना हो गई सिंपल पॉलीइम्ब्रियोनी में।
अब यहीं पे आप लिखिए, क्या लिखिए, क्लीवेज, CLEAVAGE, क्लीवेज पॉलीम्ब्रियानी लिख लीजिए, POLY, पॉली EMBRYONY, पॉलीम्ब्रियानी लिख लीजिए। अब एक यग बना लीजिए, एक एग लिख लीजिए, प्लस स्पर्म लिख लीजिए, क्लीवेज पॉलीम्ब्रियानी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ऐसे जाइगोट बना लीजिए। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। फिर सेल डिवीजन करेगी, सेल डिवाइड करके, सेल डिवाइड 2n डिवाइड करके क्या करेगी, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से एक एम्ब्रियो बन जाएगा, एक एम्ब्रियो ये, एक एम्ब्रियो ये बन जाएगा। ये होती है क्लीवेज पॉलीम्ब्रियानी होती है। और एक होती है आपकी एडवेंटेटिव, ADVEN, TITIVE, एडवेंटेटिव पॉलीम्ब्रियानी हो जाएगी। तो ये चीज़ पॉलीम्ब्रियानी लिख लीजिए। एडवेंटेटिव पॉलीम्ब्रियानी में क्या, न्यूक्लियस सेल होती है, एक न्यूक्लियस सेल होती है, ये न्यूक्लियस सेल यहाँ, फिर उसके बाद ये आपका एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक में ये चीज़, फिर उसके बाद एडवेंटेटिव पॉलीम्ब्रियानी, यही पूछा गया था क्वेश्चन कि एडवेंटेटिव पॉलीम्ब्रियानी का एग्जाम्पल बताइए। तो मैंगो होता है, MANGO, मैंगो होता है, एंड सिट्रस होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। तो एपोमिक्सिस आप मैंने बता ही दिया। हाइब्रिड सीड को हर साल प्रोड्यूस करना होता है और अगर सीड को इकट्ठा किया जाए तो हाइब्रिड से बोए जाते हैं। प्लांट की प्रोजनी में वो सेग्रीगेट होते हैं और हाइब्रिड करैक्टर को लॉस करते हैं। हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन बहुत महंगा होता है, इसलिए हाइब्रिड सीड को कास्ट भी बहुत ज़्यादा होती है किसानों के लिए। अगर हाइब्रिड को एपोमिक्टिक में बनाया जाता है तो उनमें कई सेग्रीगेशन आते हैं। जैसे देखिए एपोमिक्सिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन है, विदाउट फ्यूजन, सेक्सुअल लाइफ साइकिल इज शॉर्ट डायरेक्टेड होती है। ये देखो नहीं होता, करेक्ट सेग्रीगेशन नहीं होता, कोई सेग्रीगेशन नहीं होता है अगर सीड बनाते हैं। करेक्टर का हाइब्रिड प्रोजनी में आता है कुछ, अतः किसान हाइब्रिड सीड का नई फसल उगाने के लिए सालों साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए एपोमिक्सिस, ये एकदम अच्छे से आप देख लीजिए। एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पिक दिया गया है कि ये एपोमिक्सिस की घटना है, ये पार्थिनोकार्पिक। एपोमिक्सिस रिफर टू टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट रिप्लेस द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पार्थिनोकार्पिक रिफर टू डेवलपमेंट ऑफ ये फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ हो गया। एपोमिक्सिस में क्या होती है, रिफर टू ए टाइप ऑफ असेक्सुअल, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नकल करता है। प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये देख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, एपोमिक्सिस में सीड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए एपोमिक्सिस में क्या होता है, अकर्स इन रोज एंड ऑरेंज में होता है एपोमिक्सिस, एंड अकर्स इन बनाना, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन में क्या होता है, पार्थिनोकार्पी। ये देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल करता है और ये इंड्यूस बाई ये पार्थिनोकार्पी जो ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन होते हैं, इनके द्वारा इंड्यूस किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर लिए हैं और ये चैप्टर होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और 12th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था उस चैप्टर से भी क्वेश्चन करने हैं, वो चैप्टर फिनिश भी हो गया है। तो 12th एनसीईआरटी का हम लोग जो 12th एनसीईआरटी बुक है बायोलॉजी की, उसमें हम लोग क्या चीज़ फर्स्ट चैप्टर फिनिश किए, सेकंड चैप्टर फिनिश किए, इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो और तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अभी फिजिक्स के काफ़ी चैप्टर और केमिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर डिस्कस किए जा चुके हैं चैनल पे पिछले साल, तो उसको सब रिवाइज करते रहें और न्यू वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहें, तो फिर मज़ा आएगा। अकेले से कुछ नहीं होगा, तो आप चैनल को ग्रो भी कराते रहिए और आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। सिलेक्शन ज़रूर होगा 2022 में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। हर डेली आप 6-7 घंटे अभी डेली पढ़िए। आपका जुलाई अगस्त में पेपर तो होंगे, जुलाई में अभी नीट होने वाला है 17 जुलाई को, अभी इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आप अपना 10 घंटे डेली करिए और जितना हो सके डेली से डेली मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।